हेलो बच्चों, मैं अर्पण सिंह। आपको मैं फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ाने के लिए कहा था, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में पहले तो हम ये जानेंगे रिवॉल्यूशन है क्या। रिवॉल्यूशन वाज द रिजल्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स इंटरप्ले ऑफ चेंजेस, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, सोसाइटी एंड कल्चर। अगर कुछ इंटरप्ले ऑफ चेंजेस इन टेक्नोलॉजी में कोई चेंज आए, इकोनॉमी में कोई चेंज आए, या सोसाइटी में कोई चेंज आए, या कल्चर में कोई चेंज आए, कोई भी चेंज रिवॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि कहते हैं इनके विचारों में रिवॉल्यूशन आ गया, आइडिया ऑफ रिवॉल्यूशन, तो आइडिया में रिवॉल्यूशन आ गया। ग्रीन रिवॉल्यूशन मतलब कि फूड ग्रेन जब बहुत ज़्यादा हो गए तो उसे हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन बोल दिया। ठीक। तो कोई भी रिवॉल्यूशन, सोसाइटी में रिवॉल्यूशन, सोसाइटी में कोई चेंजेज होता है तो सोसाइटी रिवॉल्यूशन बोल देते हैं, या कल्चरल कोई चेंज आता है तो कल्चरल रिवॉल्यूशन होता है। तो हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, तो फ्रेंच में ऐसा क्या चेंजेस आया। फ्रेंच में एक सिस्टम बदला। सिस्टम क्या हुआ, मोनार्की से जो पावर था वो पब्लिक के पास चला गया, डेमोक्रेसी आ गया। अब ये जो चेंजेस है, मोनार्की का सिस्टम डेमोक्रेसी में जाना, ये जो चेंज आया इसे हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन कहा। इसके पीछे बहुत सारे हमें चेंजेस देखने को मिले। जैसे राजा था, राजा नेशनल असेंबली के अंदर आ गया। पहले स्टेट असेंबली थी और उससे बदलकर नेशनल असेंबली बन गया। सिस्टम भी पूरी तरीके से बदला। राजा के साथ ऐसा क्या हुआ, बैकग्राउंड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ऐसा क्या हुआ कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन हो गया, पहले तो हम इसे डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के बारे में राजा कौन था, राजा लुई 16 थे। एंटोनियो के साथ कैसे वो गद्दी पे बैठे और क्या चीज़ वो लेगेसी में पाते हैं अपने, कि जो वो संभाल नहीं पाते और फ्रेंच में एक रिवॉल्यूशन आ जाता है। इसके इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फिर कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, क्योंकि किसी भी रिवॉल्यूशन के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। अब यहाँ निश्चित तौर पे सिस्टम बदला है, एक गवर्नमेंट का रिफॉर्म बदला है। मोनार्की से डेमोक्रेसी की तरफ हम आए थे और वहाँ से आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी की बात करेंगे। तो निश्चित तौर पे ये पब्लिक का एक रिवॉल्यूशन था, चेंज सिस्टम बदलने के लिए, और जो कि पूरे राजा को बदलना था, मतलब पूरे एक सिस्टम को ही बदल देना था। तो ये जो सिस्टम बदलना था, इसे वो किस तरीके से बदलते हैं, वो अपना गुस्सा किस तरीके से जाहिर करते हैं, अपने एंगर को किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, और ये रिवॉल्यूशन के पीछे बैकग्राउंड क्या होता है। किसी भी रिवॉल्यूशन के 4 कारण होते हैं हमेशा। मतलब या तो पॉलिटिकल कारण होगा, पॉलिटिकल रीजन होगा, कोई पॉलिटिकल रीजन आ जाएगा तो वो पॉलिटिकल रीजन बोला जाएगा, या इकोनॉमिकल होगा, पैसे वगैरह की दिक्कत आएगी। जैसे अभी महंगाई बढ़ जाती है तो हम गवर्नमेंट को ही कोसने लगते हैं, तो ये पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन होता है। पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन में क्या होगा कि राजा आपकी कोई बात नहीं सुन रहा है, एकदम बिल्कुल भी डिस्पोटिज्म की तरह व्यवहार कर रहा है, तानाशाही व्यवहार। आपने कुछ बोला, आपने कोई डिमांड किया, कुछ भी नहीं सुनना, जो उसे सोचना है, जो उसे समझ में आ रहा है वही कर रहा है, जो उसके बेनिफिट, जो उसके फेवर में उसे समझ में आ रहा है, सब वही कर देना है। जनता की बात सुनी नहीं जाएगी, जनता हो जाएगी नाराज, तो जनता उस तरह से पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन आएगा। इकोनॉमिक रिवॉल्यूशन में जनता को खाने को दिक्कत है, क्या राजा उस पर देख पा रहा है। जैसे कोरोना आया हमारे यहाँ, तो हम क्या करते हैं, कोरोना आया, सरकार ने कहा कि नहीं, आपको अनाज दिए जाएंगे फ्री, आप खाना खाओगे। तो वो एक भुखमरी के शिकार से बचाने के लिए सरकार ने तरह तरह के, हमारे पास प्रधानमंत्री जनधन योजना में पैसे डाले और खाद्यान्न को फ्री कर दिया गया आपके लिए। तो आपके लिए एक सिस्टम तैयार किया गया कि सरकार आपको कितना भी जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उसको कम कर सके। यहाँ तक कि साबुन, तेल और आपको दाल तक दिए जाते हैं। क्या समझ पा रहे हैं? तो क्या सरकार आपके लिए नहीं थी? ऐसे ही फ्रांस की सरकार बिल्कुल आंखें बंद की हुई थी, जनता बिल्कुल परेशान थी, टैक्सेस पे टैक्सेस बढ़ाए जा रहे थे। तो एक इकोनॉमिक कारण हो गया। एडमिनिस्ट्रेटिव कारण क्या था कि आपके अधिकारी भी नहीं सुन रहे हैं, अधिकारी राजा के तक बात ही नहीं ले जाना। कभी कभी अधिकारी इतने चापलूस से हो जाते हैं कि वो राजा की बात, राजा तक वही बात ले जाना चाहते हैं जो राजा सुनना चाहता है। जैसे अगर हमारी सरकार वही बात सुने जो वो सुनना चाहती है, या हम वही बात सुनना चाहते हैं जो हमें अच्छी लगती है, तो कभी कभी हम अपने विरोधी बात सुनना ही नहीं चाहते। लेकिन राजा ने वही किया, वहाँ के जो उसको एडमिनिस्ट्रेटिव या जो उसके अधिकारी थे, जो उसका मैनेजमेंट था, इतने बुरे तरीके से कोलैप्स होता है कि जनता अपनी मिलिट्री बना लेती है और वो राजा के ऊपर अटैक करती है, बैस्टिल का किला ब्रेक कर देती है, प्रिजनर छुड़ा लेते हैं। कुल मिला के एक सिस्टम को बहुत ही तरीके से छेड़ा गया और उसे बदल ही दिया गया, जनता का जो एंगर था। और फिर तीसरा कारण था फर्मेंट ऑफ आइडिया आया। जब आप मिडिल क्लास उभर के वहाँ आई, एक मिडिल क्लास का कॉन्सेप्ट आया,
तो वहाँ फर्मेंट ऑफ आइडिया, नए नए विचार आए। विचार वही इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। आप अपनी स्वतंत्रता की बात तो कर ही सकते हैं किसी भी सरकार से, आप अपने विचार कहीं ना कहीं रखने की कोशिश करते हैं, क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये बात तो कर ही सकते हैं। सरकार आपको सुनेगी तभी तो समझेगी ना कि आपने जनता हमारी क्या चाह रही है। एक लिबर्टी होनी चाहिए, इक्वलिटी भी होनी चाहिए। अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी है नहीं, वहाँ अपॉर्चुनिटी की इक्वलिटी नहीं थी, स्टेटस में बटे हुए थे वो, और वो फिर उनको स्टेट असेंबली में बुलाया भी नहीं जाता है। राजा ने प्रतिनिधित्व जो ऐसे ऐसे लोगों के रिप्रेजेंटेशन दे देता है कि जैसे समझ में ही नहीं आता कि पब्लिक क्या चाहती है। तीसरा ये जब आइडिया आता है इक्वलिटी, जो कि आज भी बहुत फेमस है, भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा गया आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। आप प्रियम्बल पढ़ते होंगे। पहले तो आप लोग ये कोशिश करेंगे कि हम फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ भारत को भी रिलेट कर पाए। क्या भारत में ऐसा कुछ हो सकता है? क्योंकि इतिहास हम इसीलिए पढ़ते हैं कि वो गलतियाँ ना दोहराई जाए और वो गलतियाँ फिर से हम पे हावी ना हो। या क्या अच्छाई थी उस रिवॉल्यूशन में? क्या राजा जनता के विद्रोह को दबाए या ना दबाए या सुने? किस हद तक विद्रोह को सहन करना चाहिए एक राजा को? ये बहुत ज़्यादा, पर राजा का तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है, तो फ्रांस जो है मोनार्की से एक रिपब्लिक बन जाता है। होता क्या है, कहानी यहीं से शुरू होता है कि बैस्टिल के किला 14 जुलाई 1789 को बैस्टिल का किला गिरा दिया जाता है। और वो होता क्यों है? क्योंकि एक पब्लिक मिलिटिया तैयार हो जाती है ना, क्योंकि उन्हें टैक्सेस पढ़ने की रेजिंग थी और राजा अपने ट्रूप वगैरह भेज देते हैं, तो राजा अपनी बात जनता तक पहुंचा भी नहीं पाती है कुल मिला के। तो हम इस पे चर्चा करेंगे। फिर कैसे एक क्लब बनाते हैं लोग जहाँ चर्चा पर चर्चा करते हैं, वो बातें करते हैं, सैलून में बातें करते हैं, इस बात पे हम करेंगे। फिर जैकोबियन क्लब सा बनता है जो उभर के आता है, वहाँ से हम एक रेन ऑफ टेरर की भी डिस्कशन कर लेंगे आपसे, क्योंकि रेन ऑफ टेरर मतलब आतंक। जैकोबियन क्लब का जो लीडर था रॉबर्टस्पियर हेड था उसका, वो अपनी ही बात का विरोधियों को मारना शुरू कर देता है, अपने ही क्लब के लोगों को, और आसपास के तो चलो क्लब के लोग को मार ही रहा है तो और किसी को भी मार देता, वो गुलोटीन कर देता था, ये गुलोटीन था। तो हम ऐसे आपके पास रेन ऑफ टेरर का डिस्कशन करेंगे। फिर कैसे उससे हटता है, फिर महिलाएं अपना आंदोलन करती हैं, ओलंपिक डिगूज। जैकोबियन क्लब जब रॉबर्टस्पियर होता है तो उसे बैन भी कर देता है, ओलंपिक डिगूज को मरवा भी देता है। तो महिलाओं ने अपना ही आंदोलन करती हैं। महिलाएं क्यों? क्योंकि महिलाओं का समाज में एक स्तर गिरा हुआ होता है फ्रांस में, वो उठाने की कोशिश करती हैं। फिर आपको बहुत लंबी लड़ाई के बाद 1946 में 1946 में कैसे उन्हें वोट का फिर से अधिकार मिलता है। तो एक ये लंबी लड़ाई जो है, मैं इसी का डिस्कशन आने वाले समय में फ्रेंच रिवॉल्यूशन में करूँगा आपसे। और आप इतने मन से इस चैप्टर को पढ़िए, समय लग सकता है, लंबा समय लग सकता है, पर आपको मैं एक एक टॉपिक बहुत आराम से समझाऊंगा और आज के परिदृश्य से जोड़ते हुए लेके जाऊंगा। कारण क्या है कि आप लोग समझ तो लेते हो, चैप्टर रीड करते हो, क्या उस हिस्ट्री का महत्व तो आज है जो हम पढ़ रहे हैं? क्या उससे हम कुछ सीख सकते हैं अपने घर में, अपने परिवार में? क्या हम किसी को इतना बांध दें कि उस विद्रोह पे उतर आए? क्या हम किसी को इतना परेशान कर दें कि वो विद्रोह पे आ जाए? क्या कोई चीज़, मतलब आप इतनी बंदिश मत लगा दो कि वो बंदिशें ही टूटने लगे। राजा का जनता के प्रति कुछ दायित्व होता है, जनता के राजा के प्रति कुछ दायित्व होता है। हम इसी दायित्व पे आपसे चर्चा करेंगे। ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन एक चैप्टर मात्र नहीं है, ना मैं इसे एक चैप्टर की तरीके से पढ़ाने की कोशिश करूंगा। हाँ, क्लास 9th के बच्चों के लिए उसे हम बाद में समराइज भी कर देंगे, कैसे क्वेश्चन बनते हैं क्लास 9th में, क्योंकि ये चैप्टर क्लास 9th से ही में है, तो आपको क्लास 9th की तरीके से ही पढ़ाया जाएगा। लेकिन आपको ये जरूर समझना है कि जो इतिहास हम पढ़ रहे हैं, जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, क्या वो हमारे देश के लिए लाभदायक है कि नहीं। अगर बेनिफिशियरी नहीं है तो चैप्टर में डाला ही क्यों गया है? गवर्नमेंट ने डाला ही इसलिए आपके लिए उस चैप्टर में है कि आप उससे कुछ ना कुछ सीखें और अपने देश के प्रति, जब आप लीडर बने, एडमिनिस्ट्रेटर बने, या आप कुछ और जिस जॉब में भी जाए, तो उससे क्या सीख सकते हैं। फैमिली में भी कोई पढ़ाई का चीज़ तो ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ जॉब में ही उसे ढूंढे या पढ़ाने के लिए ढूंढे या पढ़ने के लिए ढूंढे, क्योंकि सरकार उसे सिलेबस में आपको इसीलिए जोड़ देती है कुरिकुलम में कि आप उससे कुछ सीखें। तो कैसे नेपोलियन बोनापार्ट एक सिस्टम बनाने की कोशिश करते हैं, यूनिटरी सिस्टम, उसे भी हम इस पे चर्चा करेंगे। तो आपसे हम चर्चा किस पे टॉपिक पे करेंगे? पहले तो आप एकदम ध्यान से सुन लीजिए कि बैस्टिल का किला गिरता है, उसकी वजह क्या होती है, रीजन क्या होता है,
जनता के विद्रोह का, आप उसे पढ़ेंगे। रेन ऑफ टेरर की चर्चा करेंगे, कैसे एक आदमी के हाथ में सत्ता जाते ही वो सत्ता में फिर से बौरास आ जाता है, एकदम मतलब पागल जिसे बोलते हैं, फिर उस सबको अपने विरोधियों को मारना शुरू कर देता है। फिर क्या महिलाओं को उनका हक मिलता है जिस तरीके से वो लड़ाई करती हैं। एक सिंबोलिज्म होता है किसी भी रिवॉल्यूशन का, क्या वो सिंबोलिज्म क्या था, उस सिंबोलिज्म की चर्चा करेंगे। चौथे में महिलाओं को वो हक मिलता है कि नहीं, महिला भी अपनी चर्चा करेंगी उस बात में। फिर आप ये सोचिए कि स्लेवरी बहुत बड़ी समस्या थी उस जमाने में। दास्ता, आप आदमी खरीद ले रहे हैं, बताइए आदमी है कि नौकर, मतलब आप उसे एक नौकर सा ट्रीट कर रहे हैं, आदमी नहीं है वो, आप उसको जानवर सा बना दिए हैं, जो आप कह रहे हैं वो कर रहा है। तो ये स्लेवरी बहुत ही बुरी प्रथा है, आज भी जहाँ भी है। जैसे आप उसे पढ़ रहे हैं तो अपने आसपास के लोगों से देखिए क्या किसी से स्लेवरी कराई नहीं जा रही है। ऑफिशियल तो नहीं होता कोई भी चीज़, क्योंकि कोई स्लैब ये नहीं कहेगा ये मेरी स्लैब है, पर ऐसा लोग आप देखोगे होटलों में, ऐसी जगह पाओगे। तो ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं ये महज एक फ्रेंच रिवॉल्यूशन और एक विषय की बात नहीं है, ये अपने विचारों में भी रिवॉल्यूशन लाने की बात है। एक राजा के प्रति, एक देश के प्रति आप उस चीज़ को सीखें, जरूर सीखें। मैं आपसे जितनी टॉपिक पे है सब्जेक्ट वाइज उस पर हम डिस्कशन कर लेंगे, और जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन से हम सीखे उस पर से डिस्कशन कर लेंगे। क्लास 9th में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर डिस्कशन कर लेंगे। यूपीएससी में जितने क्वेश्चन बनते हैं मैं उस पर भी डिस्कशन कर लूँगा। फ्रेंच रिवॉल्यूशन के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं कहीं भी, यहाँ से लेके कंपटीशन तक, उस पर हम सब चर्चा करेंगे। और इस पर हम कल पढ़ेंगे कि कैसे बास्तिल का किला गिरता है, और रेन ऑफ टेरर तक हम कवर करेंगे कल के वीडियो में। नमस्कार, आप लोग इसे सुनिए और सीखिए।